हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और पुलिस के द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, चार्जशीट फाइल कर दी गई है वादी मुकदमा से मिलकर के फर्जी तरीके से, तो उन आरोपी व्यक्तियों को जिन्होंने कि कोई अपराध नहीं किया या फर्जी एलिगेशन लगाए गए एफआईआर में, सालों साल तक उनको अदालतों में दौड़ना ना पड़े, पूरा ट्रायल फेस ना करना पड़े, डिस्चार्ज किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों को। हाँ दोस्तों, कानून में उन्मोचित करने यानी डिस्चार्ज करने की व्यवस्था दी गई है। सेशन ट्रायल में सेक्शन 227 सीआरपीसी और वारंट ट्रायल में सेक्शन 239 सीआरपीसी, और जो कंप्लेंट केस होते हैं जो सीधा कोर्ट में दाखिल होते हैं परिवाद मामले, उनमें सेक्शन 245 सीआरपीसी। इन सेक्शंस के तहत डिस्चार्ज किया जा सकता है आरोपी व्यक्तियों को जब उनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता। होता क्या है साथियों कि 498A के मामलों में हस्बैंड वाइफ के बीच में जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है तो अक्सर महिलाओं के द्वारा पति और उसके पूरे परिवार के खिलाफ आरोप लगा दिए जाते हैं, और कभी कभी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता पुलिस के द्वारा और पूरे परिवार के खिलाफ आरोप पत्र चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को यानी पति और उसके रिश्तेदारों को, उसके परिवार वालों को सालों साल तक मुकदमा लड़ने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, अभी 19 जुलाई 2022 को मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा 498A के मामले में पति पक्ष के यानी ससुराल पक्ष के 8 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। हाँ दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। आज के इस एपिसोड में उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज का जजमेंट पारित करते समय क्या महत्वपूर्ण बात कही गई। दोस्तों, केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि एक जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है महिला के द्वारा, उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि उसके पति के भाई की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उसके पति के अपने भाई की विधवा के साथ अवैध संबंध हो गए, और यह आरोप लगाते हुए यह भी कहा जाता है कि उससे दहेज की मांग की जाने लगी पति और उसके नातेदारों के द्वारा यानी परिवार वालों के द्वारा, और डाउरी की डिमांड को लेकर के उसके साथ क्रूरलिटी की जाने लगी। और 498A 506 जान से मारने की धमकी और सेक्शन 34 सामान्य आशय को बढ़ाने के लिए कोई अपराध करना, कोई काम करना, इन धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करा दी जाती है पति समेत 9 लोगों के विरुद्ध। दोस्तों, हाँ साथियों, 9 लोगों के विरुद्ध, जिसमें सास, ससुर, नंद, नंदोई, जेठ, जेठानी सारे लोग शामिल हो सकते हैं। अब होता क्या है कि पुलिस के द्वारा सारे लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद सभी लोगों के द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने डिस्चार्ज नोट किया जाता है सेक्शन 239 सीआरपीसी के तहत। डिस्चार्ज में मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के द्वारा खारिज कर दी जाती है, किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया जाता। साथियों, हम अक्सर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में और लोअर कोर्टों में कि डिस्चार्ज को अदालतें ज़्यादा महत्व नहीं देती, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविज़न है। दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि जब मजिस्ट्रेट के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, तब मजिस्ट्रेट के डिस्चार्ज एप्लीकेशन के रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। इस क्रिमिनल रिवीजन में सेशन कोर्ट एप्लीकेंट संख्या 5 से लेकर 9 तक को डिस्चार्ज कर देता है। हाँ दोस्तों, 1 से लेकर 4 तक को बनाए रखते हैं और 5 से लेकर 9 तक जो एप्लीकेंट थे उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि उनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसाई मामला नहीं पाया जाता। अब सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष मामला चैलेंज किया जाता है। वहां पे हाई कोर्ट सारे मामले को देखता, फैक्ट को देखता है, पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई चार्जशीट और केस डायरी को परयूज करता है, और केस डायरी को परयूज करने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण बात कही जाती है अपने जजमेंट में
कि पुलिस द्वारा जो पेपर सबमिट किए गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे क्रूअलिटी किए जाने, डाउरी की डिमांड किए जाने का मामला प्रथम दृष्टया साबित होता हो। और यह कहा गया कि ऐसे मामलों में अगर ट्रायल चलाया जाता है तो यह एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। हाँ दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह प्रोविजन बना ही इसलिए है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो और जिन लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला ना हो उनको सालों साल तक अदालत के चक्कर ना लगाना पड़े। ये तमाम बातें कहते हुए दो महत्वपूर्ण केस लॉ का जिक्र किया जाता है। हाँ दोस्तों, एक केस लॉ है गिरधर शंकर तवाड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 का है। मैं साइटेशन डिटेल में नीचे दे दूंगा। दूसरा भास्कर लाल शर्मा बनाम मोनिका, ये 2009 का मामला है। इन दोनों केसेस की डिटेल में दे दूंगा। तो इन दोनों मामलों का जिक्र करते हुए फाइनली जो सेशन कोर्ट के द्वारा जो बाकी लोगों को डिस्चार्ज नहीं किया गया था और लोअर कोर्ट के द्वारा सभी लोगों को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया गया था, ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को छोड़ करके सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता। हाँ दोस्तों, 8 लोगों को, पति और पति के अलावा उसके रिश्तेदारों को, जो उसके परिवार के लोग थे, 8 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये जो क्रिमिनल एप्लीकेशन थी जो हाई कोर्ट में दाखिल की गई 676/2019, उसकी डिटेल भी मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। तो इस तरीके से 498A के मामलों में डिस्चार्ज के संबंध में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है। साथियों, अगर आप एडवोकेट हैं या आपके खिलाफ कोई मामला चल रहा 498A का और अभी चार्ज नहीं बने हैं तो यह केस लॉ आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।